ठीक ठीक हो गया। RIT से हैं, 3rd सेमेस्टर से। चलें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? चलें स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक स्किन एलर्जीज़ है। आपको पता है स्किन एलर्जी बहुत एक कॉमन चीज़ हो गई है आजकल, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं स्किन के। तो हमने वैसे लास्ट टाइम जो किया था, एक का सेशन किया था, उसमें हमने स्किन की थोड़ी बहुत एनाटॉमी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो स्किन के अंदर जो मेन जो उसकी लेयर है, जिसके अंदर उसकी सारी सप्लाई पड़ी है, वो डर्मस है। डर्मस में उसके सारे ग्लैंड्स पड़े हैं, डर्मस में उसकी सारी ये सेल्स वगैरह पड़े हैं। और ओवरऑल स्किन में अगर हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 60,000 मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन की एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। बेसिकली जो स्किन की डर्मस लेयर है ना, इसका इशू होता है स्किन एलर्जी में। बेसिकली ये डिस्टर्ब होती है, ठीक है। कोई भी स्किन एलर्जी है, मेन इशू यहाँ पे होता है। तो हम अपनी वर्कशॉप में पहले आउटलाइन देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो स्किन एलर्जीज देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। उसमें कॉमन एग्जांपल जैसे एक्जिमा है, या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, या हाइव्स। हाइव्स को बेसिकली अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, या इसे उर्दू में या तिब की लैंग्वेज में शरा या पत्ती उछलना भी कहते हैं। फिर इनके कॉमन ट्रिगर्स देखेंगे कि किस किस चीज़ से ये ट्रिगर होती हैं, और इम्यून सिस्टम का इसमें क्या रोल है, सिम्टम्स क्या हैं इनके, डायग्नोसिस कैसे होगी इनकी, और इनके कॉमन साइंस क्या है, और प्रॉपर डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर इसकी हम हर्बल रेमेडीज़ भी देखेंगे, ठीक है। और उसमें ये कुछ आपको मिल जाएगा, ये हैंड आउट आफ्टर सेशन, ठीक है। और बाकी इनकी जो है हम ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो जितने भी ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनमें एंटी हिस्टामिन्स दी जाती हैं, और बाकी औरल मेडिकेशन दी जाती हैं। जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये दिए जाते हैं। बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। इमोलियंट्स दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं आपको, और ये आगे इनका मोड ऑफ एक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इनकी कम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव अप्रोचेस की, लाइक स्किन एलर्जीज की, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स देखेंगे। उसमें योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ठीक है। एंजाइटी इन्फ्लेमेशन के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करनी है, और ये वाला फैक्टर जो फूड का है, ठीक है, कि किस फूड से आपको एलर्जी हो रही है उसको निकाल दें, और जिस फूड से बेहतर हो रही है उस फूड को डाइट में शामिल कर लें। चेंजेस क्या होनी चाहिए, चेंजेस क्या होनी चाहिए, चेंजेस क्या होनी चाहिए, और एंड पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और वर्कशॉप हमारा इसका गोल ये है कि जब एंड हो हमारा ये सेशन, तो आप सबको डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन एलर्जीज़ की डेफिनेशन पता हो, उनके जनरल साइन एंड सिम्टम पता हो, और उनका आपको हर्बल में जो है ना ट्रीटमेंट ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आपकी बेसिकली लर्निंग है। अगर ये लर्निंग आपको नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी वर्कशॉप का कोई फ़ायदा नहीं हो फॉर फर्दर लर्निंग, ठीक है। अब सबसे पहला अगर हम टॉपिक देखें ना, तो एक्जिमा होता है। अब एक्जिमा के सिम्टम्स में ये होती है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है, और रेड पैचेस ऑफ स्किन बन जाते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में मिल रही हैं, ठीक है। और स्पेशली ये फेस पे, और जो इनर एल्बोज़ हैं या आपके नीज़ हैं, घुटने हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा होती है। स्केलीनेस होती है, और ऊजिंग मतलब इससे मटेरियल लूज आउट, कोई मादा होता है इसके अंदर जो निकलता रहता है। और क्रस्टिंग भी बाज़ औक़ात, यानी क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। एक एक्जिमा को जो चीज़ ट्रिगर करवाती है, वो मेन चीज़ इसमें ना बेसिकली कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता अभी तक मेडिकल साइंस में कि क्या चीज़ है जो एक्जिमा कॉज करती है। बाज़ लोगों में देखा गया जेनेटिक्स हैं, बाज़ लोगों में देखा गया उनको किसी एक ख़ास चीज़ से होता है। लाइक अक्सर पेशेंट देखते भी हैं कि वो कोई ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हैं ना, तो उससे उन्हें वो एक्जिमा वाली कंडीशन हो जाती है। ज्वेलरी उतारते हैं तो उनकी ठीक हो जाती है। तो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, लाइक डस्ट है, ठीक। और फूड एलर्जीज भी इसमें आ जाती हैं कि बाद का हम देखते हैं कि पेशेंट आता है, वो कहता है मैंने कोई ऐसा मतलब कोई चीज़ खाई नहीं है, लेकिन वो जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है उसने कोई ऐसी चीज़ ही ली थी। लाइक बाद लोगों को चाय से हो जाती है, बाद लोगों को ये समोसे पकौड़े से हो जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। बाद का तो ड्रग एलर्जी होती है कि कोई उसको मेडिसिन लगती है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन हो जाता है। और बाद का जो है ना आपके स्ट्रेस की वजह से भी आपको ये हो जाता है एक्जिमा। और बाकी
आपके सोप्स, डिटर्जेंट्स ये भी कॉज कर देते हैं। डिटर्जेंट्स एक बड़ी कॉमन कॉज है, लाइक फीमेल्स हैं घरों में कपड़े वगैरह धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, तो अक्सर उनकी जो फिंगर्स पे ना एलर्जी हो जाती है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है कि इसमें बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है और आपका जो स्किन बैरियर फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट में इसका मैं आपको हर्बल ट्रीटमेंट बताऊं तो आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। बेसिकली ये जब भी आपका ओवर एक्टिव इम्यून होती है, इस वाली कंडीशन होती है, तो आपने ये समझ आना है कि ये ब्लैक बाइल के बढ़ने का सिम्टम है। ठीक है, तो यानी ये जो एलर्जी की टाइप है इसमें बेसिकली ब्लैक बाइल बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल का बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब ब्लैक बाइल का आपको सबको पता होगा, दिस इज़ अ ह्यूमर। और ह्यूमर क्या होता है, ये हमने फर्स्ट जो हमने सेशन किया था, अगर आप में से मैक्सिमम लोग उसमें थे तो आपको आइडिया होगा कि ह्यूमर को हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ हम खाते पीते हैं उसके नतीजे में जो एक बायोकेमिकल बनते हैं उनको हम ह्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमर्स में से एक ह्यूमर है ब्लैक बाइल, जिसकी जो डोमिनेंट क्वालिटी है वो ड्राइनेस है। यानी जब ब्लैक बाइल बॉडी में बढ़ता है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, और जब ब्लैक बाइल बढ़ता है तो बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस लेवल है, जब वो हॉटनेस, बॉडी के अंदर हॉटनेस का लेवल कम हो जाता है और बॉडी के अंदर जो वेटनेस है वो बहुत, यानी कह लें कि वीक लेवल तक गिर जाती है। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट ये करना होता है कि हमने बॉडी के अंदर ना येलो बाइल की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है और जो ब्लैक बाइल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस पे लेके आना होता है। ठीक है, और जो वेटनेस है उसको भी मेंटेन करना होता है। इसमें हम 6 इसेंशियल फैक्टर्स मेंटेन करते हैं। 6 इसेंशियल फैक्टर्स में हम उसको ऐसी तमाम कंडीशंस से प्रिवेंट कर देते हैं, लाइक उसको ज़्यादा सोने से, ऐसी तमाम चीज़ें खाने पीने में बंद कर देते हैं जो उसमें ड्राइनेस कॉज करेंगी। ठीक है, वो हमारे पास एक पूरा चार्ट होता है डाइट का कि ये चीज़ें जो है ना वो ड्राई फूड्स हैं, तो हम वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो चीज़ें इस चीज़ को ट्रिगर कर रही हैं ना वो बंद करनी होती हैं, ताकि जो पहले से इशू है वो मज़ीद ट्रिगर ना हो। ठीक है, पहला मैनेजमेंट में स्टेप ये है कि जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है वो है ड्राइनेस, तो आपने ड्राइनेस को फौरी तौर पे स्टॉप करना है। मतलब तमाम खाने पीने ऐसे बंद कर देने हैं, उसको ज़्यादा आपने वो कहते हैं मूवमेंट नहीं करने देनी, क्योंकि जब आप ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या कह लें ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते हैं तब भी आपकी बॉडी में बेसिकली ड्राइनेस पैदा हो जाती है, हॉटनेस का लेवल कम हो जाता है। और वैसे एक नॉर्मल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी के अंदर उसके उल्ट हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो एक नॉर्मल है, लेकिन अगर आप एक की बजाय 10 किलोमीटर चल लेंगे तो ज़ाहिर बात है आपसे अगले दिन उठा भी नहीं जाएगा, इतनी वीकनेस हुई होगी, इतने आपके मसल्स जो है ना वो थक गए होंगे। तो यही बेसिकली मैकेनिज़्म है कि जब कोई किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाती है ना तो वो फिर बैलेंस ख़राब कर देती है। तो इसकी मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया जितने भी ड्राई फूड्स हैं वो बंद कर देने हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसको ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं रखना। जैसे गर्मियों में हमें पता है ना कि गर्म लॉ चलती है, तो अगर उस मौसम में पेशेंट को एक्जिमा हो गया तो उसे हमने कहना कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, निकलना है तो फुली कवर होकर निकलना है। इसी तरह सर्दियों की जब आमद होती है तो हमें पता है कि उस टाइम भी हमारे जो स्किन है उस पर बहुत ड्राइनेस हो जाती है, तो वो मौसम भी ड्राई होता है। तो मतलब जो भी ड्राई इन्वायरमेंट है वो भी हमने उसको नहीं बेसिकली उसमें जान देना। ठंडा पानी नहीं पीने देना, ठंडा पानी भी ड्राइनेस कॉज करता है। ठीक है, और बाकी इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन का खास ख्याल रखते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। जब कॉन्स्टिपेशन बेसिकली नहीं होगी तो उसके जो टॉक्सिन्स है वो साथ साथ निकलते रहेंगे उसकी बॉडी से, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो फिर वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो उस चीज़ का भी आपने बेसिकली जानना होता है। बेसिकली जब भी ये ब्लैक बाइल बढ़ता है ना तब मोस्टली देखा गया कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या ब्लैक स्टूल होता है, तो सबसे पहले तो उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। फिर इसमें आप रिजामेंटल थेरेपीज़ में आप कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी के आप पॉइंट नोट कर लें एक्जिमा में स्पेसिफिक जो है, तो उसमें बेसिकली आप स्पाइन पे जो पॉइंट्स लगाते हैं, 3 पॉइंट्स लगाते हैं, एक C7 पे, एक T4 पे और एक जो है वो L3 पे। ठीक है, C7, T4 और L3 ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप कोई भी आपके पास एक्जिमा का पेशेंट आ रहा है उसके ये 3 पॉइंट तो मस्ट हैं। बाकी
लोकल पॉइंट्स भी होते हैं, लाइक उसको जहाँ पे एक्जिमा है उसके आसपास भी लगाते हैं, एग्जैक्ट एक्जिमा वाली जगह पे नहीं लगाते, उसके आसपास लगाते हैं। लाइक उसके हैंड्स पे था, जैसे हम ऊपर पिक्चर देखते हैं, तो इसके अब हैंड्स पे है, ठीक है। यहाँ पे हम कभी भी कप नहीं लगाएंगे कपिंग थेरेपी के लिए, थोड़ा सा ऊपर करके बाजू पे लगा दें, ताकि इस रीजन की तरफ जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, आ रहा है, वो बेहतर हो जाएगा। जब आप कपिंग करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो एक तो लोकल भी होता है, लोकल का अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने कहाँ कहाँ पे लगाना है, तो आप जनरल तो कर सकते हैं, ठीक है। जनरल में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो आप लगाते हैं। और साथ में हर्बल मेडिसिन देते हैं। हर्बल मेडिसिन में अब आप एक फॉर्मुलेशन लिख लें, इधर फाइल में नहीं मिलेगी तो इसलिए आपको लिखनी पड़ेगी। ये असरोल जो है 50 ग्राम हम लेते हैं, ठीक है। असरोल 50 ग्राम, और साथ में गेरू, एक मिनरल्स में से एक चीज़ होती है गेरू, ये 10 ग्राम। और कुश्ता सदफ़ जो है ये हमने लेना होता है 50 ग्राम। असरोल और कुश्ता सदफ़ ये दोनों 50-50 ग्राम, और गेरू जो है ये 10 ग्राम लेना होता है। और ये हम पाउडर करके इन तीनों चीज़ों का मिक्स, तो हम ये 500 mg जो है वो बीडी में या टीडीएस में या इवन 4 टाइम्स अ डे भी हम इसको दे सकते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जितनी भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स आ रही हैं इस टाइम मार्केट में, लाइक क्लोरोफिनजामीन है या फिनर्गन है, या ये एक बहुत कॉमन आती है एवामीन, या क्या नेम था उसका, मेरे माइंड से स्किप हो गया, वो है, या एनसीडॉल है, या सिट्राजीन है, जितनी भी यानी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आ रही हैं ना, उन सब से ये बेहतर है जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन लिखवाई है, और क्लिनिकली टेस्टेड है। और इसको आप यानी कह लें आंखें बंद करके जितनी भी एलर्जी के पेशेंट्स हैं सब में यूज़ करवा सकते हैं। और ये बेसिकली आगे हम हाइव्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यही फॉर्मुलेशन आप यूज़ करवा सकते हैं। बाकी इसके साथ आप ये एक्जिमा में भी ये फॉर्मुलेशन यूज़ करवा सकते हैं। बाकी लोकली अप्लाई करने के लिए भी होती है फॉर्मुलेशन, लेकिन उसमें बेसिकली आप सिरका जो है ना, सिरका तिब नबवी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सिरका रिकमेंड किया करते थे जितने भी स्किन के पेशेंट्स होते थे। तो सिंपल जो सिरका है ना, ये ट्रीटमेंट है जितनी भी एलर्जीज़ हैं इनका, मतलब उसको लगाना चाहिए, या सिरका और शहद मिला के लगाना चाहिए, ठीक है। और अब इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन है, वो आप लिख लें, वो होती है आपके पास जंजबील 50 ग्राम लेते हैं, नौशादर 20 ग्राम, और जो स्याह मिर्च है ये 10 ग्राम, और सना मक्की 80 ग्राम। रिपीट कर रहा हूँ, जंजबील यानी जिंजिबर ऑफिशिनल, यानी अदरक की ड्राइड फॉर्म, उसको जंजबील बोलते हैं, ये हम लेते हैं 50 ग्राम। नौशादर इसको हम बोलते हैं आई थिंक एलुमिनियम क्लोराइड, तो ये आपने लेनी होती है जनाब 20 ग्राम। ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है, ये आपने 10 ग्राम। और सना मक्की यानी सेना लीव्स, ये आपने 80 ग्राम। तो ये फॉर्मुलेशन भी हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके 1000 mg जो है ना बीडी में या ओडी में, ठीक है। अगर एक्यूट कंडीशन हो तो ओडी में, और बाकी अगर सीवियर हो, क्रोनिक हो, तो फिर हम बीडी में इस फॉर्मुलेशन को देते हैं। और साथ में डाइट मैनेजमेंट में जो है ना, हम उनको डाइट प्लान देते हैं ऐसा जो हॉट एंड वेट टेम्परामेंट को बॉडी के अंदर जनरेट करे, ठीक है। तो वो आपके पास डाइट चार्ट अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिक जो है, सुबह टाइम नाश्ते में हम देते हैं दूध के अंदर शहद मिला के दे सकते हैं आप, ठीक है। या अगर पेशेंट को एलर्जी ही दूध से है तो फिर हम दूध नहीं देंगे, वैसे एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। दलिया दे सकते हैं गंदम का नाश्ते में, ठीक है। इसके अलावा आप दे सकते हैं मूली का पराठा आप दे सकते हैं नाश्ते में, ठीक है। बकरी का दूध दे सकते हैं आप नाश्ते में। और इसके अलावा ये सूजी का हलवा, ये आप नाश्ते में ये चीज़ें दे सकते हैं। दोपहर टाइम जो है ना, आप बकरे का गोश्त हो गया, ठीक है, यानी मटन हो गया, या इसके अलावा कद्दू, टिंडे, तोरियां, सब्जियों में यही 3 है, ये आप दे सकते हैं। और दाल मूंग भी दे सकते हैं। और रात में आप जो दोपहर में दिया वही दे दें। फलों में जो होते हैं ना, मीठे होते हैं जिन्हें हम मीठे बोलते हैं,
स्वीट लाइम जिन्हें हम बोलते हैं, आप वो फ्रूट्स में यूज़ करवाते हैं। और जो अंगूर हैं वो भी आप दे सकते हैं, खरबूजा भी दे सकते हैं, और इवन कि आप आम भी दे सकते हैं। और कहवा आप इसमें स्पेसिफिक यूज़ करवा सकते हैं, सौंफ और अदरक का। और रोगने ज़ैतून आप रात को सोने से पहले उसको कहें 2 चम्मच ले लें या सुबह उठ के ले लें, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है रोगने ज़ैतून भी, और बादाम रोगन भी। और बाकी ये डाइट चार्ट है जनरल एलर्जी का, कि आप इसमें बस ये चीज़ें यूज़ करवाएं। बाकी स्पेसिफिक जो चीज़ें बंद करनी होती हैं वो चाय, कॉफ़ी, अंडे, फास्ट फूड्स, बेकरी आइटम्स, ये सब कुछ बंद कर देना होता है, ठीक है। स्पेसिफिक और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ये आप स्पेसिफिक बंद कर दें तो आपका पेशेंट आधा परहेज़ से ही ठीक हो जाता है, मतलब आप मेडिसिन कोई ना भी दें तो ठीक हो जाता है। तो अब दूसरी, यहाँ तक क्लियर है? कोई इसमें क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछें, फिर हम आगे अगली भी डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके कर लें, नहीं तो आगे मूव करते हैं। सर ये जो दाल मूंग है, जी सर ये जो दाल मूंग है इसका मिजाज तो गरम खुश्क नहीं है, ये हम दे सकते हैं इसमें? जी जी, जब उसको हम पकाते हैं ना और उसमें स्पेसिफिक घी वगैरह भी ऐड होता है तो उसका गरम खुश्क मिजाज ख़त्म हो जाता है। गरम खुश्क उसका उस सूरत में प्योर फॉर्म में है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का ये मुराद है कि ये बेसिकली स्पेसिफिक कोई भी चीज़ आपकी स्किन के साथ जब टच होती है ना तब आपको एलर्जी हो जाती है। लाइक जैसे मैंने आपको पीछे एक्जिमा में भी ज्वेलरी की एग्जांपल दी थी, तो इसमें भी मोस्टली ये होता है, लाइक लिखा भी हो आपके साथ, आप सामने शो भी हो रहा है कि इसमें निकल, या समटाइम्स आपने देखा होगा खुशबू से बड़े लोगों को एलर्जी होती है, कि जैसे कोई खुशबू उन्हें ज़्यादा सूंघनी, मतलब सूंघते हैं या खुशबू उनके आसपास आती है तो उन्हें उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इसको हम बोलते हैं। ये तो एलर्जिक होता है। इरिटेंट ये होता है कि इसमें कोई हार्श केमिकल के साथ आपकी स्किन का टच हो गया है, ठीक है, ये किसी और सब्सटेंस के साथ हो गया है, तो ये बेसिकली फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहलाता है। ये बेसिकली इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ये असल एलर्जी नहीं होती। लाइक आपको जैसे मैंने पिछले एक्जिमा में एग्जांपल दिया था, ये बेसिकली सारी को रिलेट करती हैं। कि आपने देखा अक्सर फीमेल्स आती भी हैं क्लिनिक पे तो उनको यही होता है बर्तन वगैरह धोने से एलर्जी हो जाती है बाद औक़ात, वो सोप का मसला होता है, ठीक है। इस तरह बाज़ केमिकल्स होते हैं, बाज़ सोप्स होते हैं, उनसे आपको फौरी तौर पे एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है। या बाज़ ऐसी होती हैं, आइटम्स ऐसी होती हैं, इसके भी सिम्टम्स वही हैं, इची रेड जो है होती है, लेकिन इसमें ना वो ऊजिंग आउट ऑफ मटेरियल नहीं होती जिस तरह एक्जिमा में होती है, ठीक है। ये दोनों की डिफरेंशियल है। और बाकी इसमें पैचेस नहीं बनते जिस तरह एक्जिमा में पैचेस बन जाते हैं। और एक्जिमा में ना बेसिकली बर्निंग वाली सेंस बहुत कम होती है, कि हो इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसका ट्रीटमेंट भी वही है जो एक्जिमा का मैंने आपको बताया। दोनों फॉर्मुलेशन जो लिखवाई हैं आप वो दोनों दे सकते हैं, और डाइट भी उनकी वही मैनेज करेंगे। तो बाकी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास मार्केट में बहुत आते हैं, लेकिन वो बेसिकली एलोपैथिक हैं, आपको अलाउ नहीं है, आप वो ना दें। आप उसमें अपना हर्बल में आपको मैंने बताया कि सिरका आप और शहद मिला के वो आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं ऑइंटमेंट के तौर पे लगाने के लिए। या बाबची जो है ना, ये हाँ बहुत इफ़ेक्टिव है। बाबची का पेस्ट सिरके के साथ मिला के बनाए, बाबची का पाउडर कर लें, उसको सिरके के साथ मिला के पेस्ट बना लें, मतलब तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, देखा गया। और इसके अलावा एक और स्पेसिफिक हर्ब है, हुस्न यूसुफ है, दार चीनी है। दार चीनी बेसिकली वो ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, वरना बाकी बाज़ औक़ात ये होता है कि एलर्जिक रिएक्शन भी देती है, इसलिए दार चीनी को इतना यूज़ नहीं करते टॉपिकली। लेकिन ये बाबची जो है ना ये बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन है, वो आप लिख लें, गंधक और अजवाइन और पुदीना। अजवाइन 40 ग्राम और गंधक और पुदीना 20-20 ग्राम, इनका पाउडर भी आप ले लें, और देसी घी के साथ पेस्ट बना के आप, ये भी जो है वो ऑइंटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है।
फौरी तौर पे यानी वो रिलैक्स कर देता है जलन को और इचिंग को। ये फॉर्मुलेशन ट्रॉपिकली बहुत अफेक्टिव है। और फिर हाइव्स अर्टिकेरिया। अब बेसिकली अर्टिकेरिया मैंने आपको पहले बताया कि तिब में कहते हैं पत्ती उछलना या शराब बोलते हैं। इसमें भी ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी कीड़े मकोड़े ने हमें काटा है ना, या किसी ऐसे गंदे पानी का छींटा पड़ गया, हमने थोड़ी सी खारिश करते हैं वो पूरा एक तरफड़ टाइप बन जाता है। तो ये टेम्परेरी होता है। ये वैसे तो खुद ही 2-3 दिन के अंदर गायब हो जाते हैं, बाद का 2-3 घंटे के अंदर गायब हो जाते हैं। इनको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। ये बेसिकली हिस्टामीन जो रिलीजिंग सेल्स हैं ना, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। तो उसको काम डाउन करने के लिए आप जो हमने फॉर्मुलेशन देखे उनमें से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकली लगाने के लिए दे सकते हैं, ऑरली वाली दे सकते हैं। और इसकी डायग्नोसिस भी यही है कि ये तीनों बेसिकली जो इम्यून, मैंने आपको शॉर्ट स्टार्ट में ये बता दिया कि जो भी ओवर या हाइपर इम्यून बेसिकली वो बेसिकली ब्लैक बाइल के बढ़ने की वजह से होता है। तो उसमें मोस्टली यही होता है, ड्राइनेस बॉडी के अंदर बड़ी होती है। और आपने बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये है कि हीटनेस का लेवल मेंटेन करना होता है, अपने बॉडी के अंदर हॉटनेस बढ़ानी होती है। तो पेशेंट आपका ठीक हो जाता है। येलो बाइल बढ़ाना होता है अपने बॉडी के अंदर, वेटनेस बढ़ानी होती है। तो बाकी अदर स्किन एलर्जीज में हमने देखा था स्टार्ट में ड्रग एलर्जीज़ हैं, ठीक है, फूड एलर्जीज़ हैं। और डायग्नोसिंग में कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप फिज़िकल डायग्नोसिस करते हैं, उसमें आप पल्स लें। पल्स से आपको मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि इसकी पल्स अगर तो वाकई में ड्राइनेस वाली चल रही है, यानी ब्लैक बाइल डोमिनेंसी की चल रही है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई में यही इशू है ब्लैक बाइल के बढ़ने का। दूसरा ये कि आप टेम्परामेंटल रिलेटेड जो 9-10 सवाल होते हैं, अब वो पेशेंट से करते हैं। लेकिन उसमें हम स्टूल का पूछते हैं, यूरिन का पूछते हैं, उसमें उसके हम जनरल फिज़िक देखते हैं, उसकी बॉडी का कलर देखते हैं, उसकी जनरल भूख का पूछते हैं, जनरल उसकी आदत का पूछते हैं। तो एक टेम्परामेंटल डायग्नोसिस आप बना लेते हैं ना। तो वो आप 9-10 क्वेश्चन वो करें, उससे भी आपको टेम्परामेंट डायग्नोस करने में आसानी हो जाएगी। फिर एलर्जी टेस्टिंग में कुछ मॉडर्न मेडिकल टेस्ट हैं। स्किन प्रिक टेस्ट होता है, इसमें जो पोटेंशियल एलर्जेंस है ना, उनका ड्रॉपलेट लेके स्किन में प्रिक किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, रिएक्शन देखा जाता है कि कोई रेडनेस हुई, स्वेलिंग हुई, नहीं हुई। तो अगर हो जाए तो मतलब उस का हमें पता चल जाता है ना कि ये एलर्जन जो है ना ये कॉज कर रहा है, तो हम फिर आइंदा उसे अवॉइड करते हैं। और पैच वैसे होता है, ये बहुत वैसे कॉमन टेस्ट है, ये किया जाता है, किसी भी लेबॉर्ट्री से हो जाता है। ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी करवा सकते हैं, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्किन बायोप्सी बहुत रेयर कंडीशन में है कि आपका पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, आप उसको ट्रीटमेंट दी जा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा, उसमें आप स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। फूड एलिमिनेशन डाइट भी एक टेस्ट होता है कि आप देखते हैं कि जो जिस जिस चीज़ की आपको सस्पेक्शन होती है ना कि यार ये चीज़ कर रही है, आप उसको निकाल के देखते हैं डाइट से। अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो इट मीन्स के वो फूड उसको कॉज कर रही थी। और बस यही है स्किन एलर्जीज़ के बारे में। तो इसके अलावा जनरल रिचामेंटल थेरेपीज़ का मैं आपको मज़ीद ऐड कर दूँ तो आप इसमें ना कर सकते हैं कपिंग का, एक तो मैंने आपको बताया। दूसरा आप इसमें ना अकुपंक्चर भी कर सकते हैं। अकुपंक्चर जो है ना, आप अकुपंक्चर में इसका जो पॉइंट है आपके पास, जो किडनी के पॉइंट्स हैं और जो लंग्स के पॉइंट हैं, ठीक है, वो आप स्टिमुलेट करते हैं। तो आप जितने भी स्किन एलर्जीज़ हैं ना, उनसे कह लें कि उनका ट्रीटमेंट है लंग्स चैनल को स्टिमुलेट करना और किडनी चैनल को स्टिमुलेट करना। अब लंग्स चैनल कहाँ से कहाँ तक होता है? लंग्स चैनल बेसिकली आपके ना हैंड्स से, आपकी फिंगर्स से, सॉरी थंब से लेकर आपके पूरी बाजू से फ्लो करता हुआ आपके ना लंग्स तक, लंग्स वाले रीजन तक आता है। तो आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं। आप गूगल अभी कर लें, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि शेयर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो लंग्स चैनल का और किडनी चैनल पाँव से स्टार्ट होता है, लंग्स चैनल आपके हाथों से स्टार्ट होता है। अभी आप मुझे बताएं, एक मिनट, स्क्रीन शेयर अभी नहीं हुई जी, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। अभी मैं बुक ओपन कर लूँ पहले। पंक्चर,
ये आपके पास लंग्स का चैनल है, आप ये पॉइंट्स स्टिमुलेट कर दें तो आप स्किन एलर्जीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से थंब से स्टार्ट हो रहा है, लंग का 1 पॉइंट, दैन सेकंड, दैन थर्ड, दैन फोर्थ, दैन फिफ्थ, और इस तरह ये टोटल आई थिंक सो हैं आपके पास 11 पॉइंट्स हैं, आई थिंक 11 ही हैं, सॉरी जी 11 पॉइंट्स हैं। तो आप इन 11 में से बेसिकली स्पेसिफिक जो है ना 3-4 तो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। 11 के 11 अगर आप नहीं कर सकते, लंग्स का है। इस तरह मैं आपको किडनी का चैनल अगर दिखाऊं तो 6 स्टमक के बाद आई थिंक किडनी है, स्प्लीन है और हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद आपके पास किडनी आएगी। ये आपके पास किडनी चैनल आ गया। तो इसमें आप स्पेसिफिक मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, किडनी का जो 1 पॉइंट है ये आपकी सोल ऑफ फुट पे, ये मस्ट आप स्टिमुलेट करते हैं। और इसके बाद आप ये जितने भी आपके ये नी तक के पॉइंट हैं, ये किडनी 10 तक, आप इन पॉइंट्स को तो मस्ट आपने सिलेक्ट करना होता है। तो लंग्स पॉइंट से बेसिकली आपका स्किन हेल्थ जनरली भी बहुत बेहतर होती है, यानी अगर किसी को प्रिवेंशन के तौर पे भी हम उसका पंक्चर कर दें लंग्स चैनल का, तो वो स्किन एलर्जी से बचा रहता है। और किडनी के चैनल में आप स्पेसिफिक ये नी से नीचे नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे स्टिमुलेट करते हैं। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट है इसका, स्किन एलर्जीज़ का, एक्जिमा का, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का, और अर्टिकेरिया का, और जितनी भी और स्किन एलर्जीज़ हैं सब में आप ये पॉइंट्स करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने करके देखा हुआ है क्लिनिकल, और इसमें आप सिंपल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो को पंक्चर दोनों कर सकते हैं। और इसके अलावा रिजाइमेंटल थेरेपीज़ में ना हमारे पास एक परगेशन थेरेपी भी होती है कि उसमें हमने बेसिकली पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, हमने ऐसी मेडिसिन देनी होती है जिससे पेशेंट की बॉडी से वाया स्टूल्स टॉक्सिन्स निकल जाएं। तो उसमें आप स्पेसिफिक ऐसे हमारे पास फॉर्मुलेशंस होती हैं तिब के अंदर कि स्पेसिफिक ह्यूमर्स की ना स्पेसिफिक मुसहल होता है उसे बोलते हैं। तो ब्लैक बाइल का हम मुसहल देते हैं इसमें, ठीक है। तो ब्लैक बाइल का मुसहल बेसिकली मैंने आपको जो फॉर्मुलेशन लिखवाई है ना, जंजीबील, नौशादर, स्याह मिर्च और सना मक्की की, ये बेसिकली ब्लैक बाइल को बॉडी से निकालती है। और इसके अलावा और बहुत सारी ये फॉर्मुलेशन ना आपके बहुत काम आएगी। कम से कम भी आप इसको ना 80-90 डिजीज़ में यूज़ करते हैं, यानी जितने भी ब्लैक बेल्ट डिसऑर्डर्स हैं उन सब में आप ये फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछें, क्योंकि हमारा टॉपिक तो कवर हो गया। अभी आपसे स्टार्ट में मैंने पूछा था कि वर्कशॉप गोल्स हमारे ये हैं कि एट द एंड आपको ओवरव्यू हो स्किन एलर्जीज़ का और आपको ट्रीटमेंट पता उनका हर्बल। तो ये अगर आप सबको आइडिया हो गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आप बताएं, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबका? जिनका माइक का इशू है वो मैसेज पे बता दें। ये किसी ने नोट कर लिया तो वो आपको ना ग्रुप में शेयर कर देगा, बार बार तो फॉर्मुलेशन हम एंड तक बताते ही रहेंगे ना फिर। ताइबा आप इनके साथ फॉर्मुलेशन ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आफ्टर सेशन। जी मैं कपिंग के पॉइंट आपको रिपीट कर देता हूँ। कपिंग के पॉइंट्स हैं C7 और T4, यानी थोरेसिक का 4, सर्वाइकल का 7 और लंबर का 3rd। और उसके बाद पुदीना, गंधक और अजवाइन कहा था मैंने, और जिसमें हमने कहा कि अजवाइन 40 ग्राम लेनी है और गंधक और पुदीना आपने 20 ग्राम लेना है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप।
अभी आप लोग जितने भी मीटिंग में हैं की है अटेंड की है, आफ्टर सेशन आप सब ने अपना नेम मुझे इनबॉक्स में बता देना है, या क्या कहते हैं, हाँ ग्रुप में नहीं बताना, ग्रुप में फिर ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल ग्रुप में ना 100 लोग हैं इस टाइम पे, 100 से ज़्यादा हैं, तो उसमें फिर वो ना देखा देखी वो लोग भी बता देते हैं जिन्होंने सेशन लिया ही नहीं होता। अब हमारे पास बेसिकली ऑल द टाइम रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, और अटेंडेंस भी हम मार्क करते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब कह देते हैं कि हमने लिया था, और फिर हमारे पास भी हम इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको वेरीफाई करें। तो इसलिए आपने इनबॉक्स में ना मुझे अपने अपना नेम फॉरवर्ड कर देना है फॉर सर्टिफिकेट, बल्कि ऐसा नहीं, मैं आपको गूगल का फॉर्म सेंड करूँगा, तो अभी आप इस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लें कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में आपने वो फॉर्म स्क्रीनशॉट अटैच करना है, तो फिर हम आपका सर्टिफिकेट आपको कल तक इशू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप अपना अपना अभी स्क्रीनशॉट ले लें सब, ताकि आप जो है उसको पेस्ट कर सकें गूगल फॉर्म पे। कैप्सूल फॉर्म में आप जितनी भी फॉर्मुलेशन हैं, बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में आप उसके 500 mg के या 1000 mg के कैप्सूल वो फिल करके तो वो आप देते हैं पेशेंट को। और दूसरा, आप अली क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपके, वैसे क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आया कि आप फॉर्मुलेशन का पूछ रहे हैं या डायग्नोसिस का पूछ रहे हैं। डायग्नोसिस का आपको पता है कि ब्लैक बाइल में कैसी पल्स चलती है, या वो मैं बताऊं आपको। जब ब्लैक बाइल डोमिनेट होता है तो बॉडी के अंदर कैसी पल्स चलती है। जब ब्लैक बेल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो आपकी पल्स लेंथ वाइज बढ़ जाती है, यानी लॉन्ग पल्स होती है। अब लॉन्ग पल्स वो होती है जो आपकी 3 फिंगर से ज़्यादा फील हो, यानी आपको जो 3 फिंगर से ज़्यादा फिंगर्स तक फील हो रही हो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पल्स। तो पहली निशानी ये है ब्लैक बेल के बढ़ने की कि आपके पास पल्स जो है वो लॉन्ग चल रही होती है। दूसरा पैरामीटर पल्स का जो है, पल्स फास्ट चल रही होती है। ब्लैक बेल जब भी बढ़ता है तो पल्स स्लो नहीं चलती, फास्ट चलती है, ठीक है। और फास्ट से मुराद के जो बीट टू बीट डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। और तीसरा जो पैरामीटर होता है ब्लैक बेल की डोमिनेसी वाली पल्स का, वो ये होता है कि आपको पल्स सुपरफिशियल और हाँ जी सुपरफिशियल मिलती है। जब ब्लैक बेल बढ़ता है तो पल्स आपको सुपरफिशियल मिलती है, मतलब आपको प्रेशर अप्लाई करना नहीं पड़ता पल्स फील करने के लिए। ये 3 मेन पैरामीटर्स हैं आपके, जब ब्लैक बेल बढ़ता है तो ये 3 होते हैं। और इसके अलावा जो मेन पैरामीटर है ना, वो ये है कि आपको पल्स एम्प्टी फील होती है। अब एम्प्टी पल्स कैसे चेक करते हैं कि आप फिंगर्स से आप फील कर रहे हैं उसकी आर्टरी को, रेडियल आर्टरी को। अब रेडियल आर्टरी को आप एक वाटर पाइप कंसीडर करें, लाइक एक वाटर पाइप है, उसके अंदर से जब पानी गुजरता है और आप उसको प्रेस करके देखें पानी गुजरते हुए पाइप को जिसके अंदर से पानी गुजर रहा है, तो आप जब प्रेस करेंगे ना आपको फील होगा कि यार अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है। तो सेम लाइक आर्टरी के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, फ्लूइड्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो उस टाइम पे आपकी पल्स के अंदर आपको फ्लूइड मूव होते फील नहीं होते, ब्लड मूव होता फील नहीं होता, एम्प्टी पल्स फील होती है, ड्राई फील होती है, उसका टेक्सचर ड्राई होता है, और नैरो पल्स फील होती है, ठीक है। ये पल्स डायग्नोसिस है ब्लैक बाइल के बढ़ने की, ठीक है। जितनी भी कंडीशन हैं जिनमें ब्लैक बाइल बढ़ता है उनमें पल्स यही चलती है, ठीक है। और टेम्परामेंटल डायग्नोसिस की अगर बात करें तो ऐसे पेशेंट को मोस्टली ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। और मेजर जो निशानी है ब्लैक बेल के बढ़ने की, बाज़ पेशेंट में नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर में यही होता है कि उनका जो स्टूल कलर है वो ब्लैक हो जाता है, जिसे हम मेलिना बोलते हैं। अब बेसिकली मेलिना को बहुत एक समझा जाता है ना कि एक सीरियस कंडीशन है, और
ये अंदर के हेमोरेज को शो कर रही है। लेकिन हम तिब के अंदर इसको देखते हैं कि जब भी ब्लैक बाइल बढ़ता है तब पेशेंट का जो स्टूल है वो बेसिकली ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वाकई में ये हेमोरेज को ही शो करता है कि अंदर कहीं ना कहीं हेमोरेज हो रहा होता है। जब भी ड्राइनेस बढ़ती है तो हेमोरेज हो जाती है हेमोरेज। तो ये मेजर सिम्टम है कि स्टूल कलर ब्लैक होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, दोनों भी हो सकते हैं एट अ टाइम। और फिर इसके अलावा ये कि ऐसे पेशेंट्स में ब्लॉटिंग वाला सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है, यानी गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब भी खाना खाते हैं कहते हैं पेट फूल जाता है। या पतले लोग भी हों तो उनका पेट तो नहीं फूलता, लेकिन वो कहते हैं कि गैस बहुत हो जाती है, ऐसे दिल ख़राब सा होता है। तो ये कॉमन सिम्टम है ब्लैक बाइल के बढ़ने का, आउट ऑफ बैलेंस होने का। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें ब्लैक बाइल बड़ा होता है उनको नींद भी सही से नहीं आती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 7 घंटे सो भी रहे हैं तो फिर भी उनकी वो नींद उनके लिए काफ़ी नहीं होती, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं होती। ये कॉमन जो है वो यानी पहली चीज़ तो ये होती है कि उनको मोस्टली पेशेंट्स को ना नींद आती नहीं है प्रॉपर। और प्रॉपर यानी वो 7-8 घंटे सो भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो फ्रेश नहीं उठते। तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली ब्लैक बाइल बड़ा होता है। इम्प्रॉपर स्लीप जो है ना, ये ब्लैक बाइल के बढ़ने का एक सिम्टम है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स का जो यूरिन है, बेसिकली यूरिन से स्मेल भी थोड़ी ज़्यादा आती है और यूरिन का कलर भी डार्क होता है, डार्क येलो, ठीक है। और बाद का तो रेड टाइप शेड भी देता है। तो ये जनरल एक डायग्नोसिस है ब्लैक बाइल बढ़ने की, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अपने पास नोट करके रख लें कि जो भी आपको सस्पेक्टेड हो ब्लैक बाइल का पेशेंट, आपने उनसे ये क्वेश्चन तो मस्ट करने हैं और वेरीफाई करना है कि यही क्या कहते हैं सिम्टम मैच कर रहे हैं। और दूसरा, टंग डायग्नोसिस की अगर बात करें तो जिन लोगों को ब्लैक बाइल बड़ा होता है ना, उनकी टंग पे क्रैक्स होते हैं, उनकी जो टिप है वो रेड होती है। ये मेजर कह लें कि उसकी टंग पे ब्लैक बाइल जब भी बढ़ता है तो ऐसे पेशेंट की जो टंग की टिप है वो नॉर्मल से ज़्यादा रेड हो जाती है। लेकिन जैसे हमने टंग डायग्नोसिस का सेशन किया था फर्स्ट, तो उसमें हम देखा था ना कि हम कलर देखते हैं। तो कलर में बेसिकली जब भी ब्लैक बाइल बढ़ता है तो टंग रेड हो जाती है, और स्पेशली टिप। तो ये आपके पास जनरल ब्लैक बाइल को डायग्नोस करने के सिम्टम है। बाकी ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार अब इसका फॉर एग्जांपल आपने ब्लड टेस्ट में डायग्नोस कर लिया कि IgG, IgM, ठीक है, IgA ये बढ़ी हुई हैं। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे हर्बल में? आपने हर्बल में डायग्नोसिस भी ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग कायम करनी है कि आपने ये देखना है कि ह्यूमर कौन सा बढ़ा हुआ है। जब आपने ये देख लिया ह्यूमर कौन सा बढ़ा हुआ है तो ट्रीटमेंट का काम बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आपको लिखवाने लगा हूँ कि जब भी बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल बढ़ता है तो इसका ट्रीटमेंट आपने ये करना होता है कि आपने येलो बाइल को बॉडी के अंदर बढ़ाना होता है, प्लस आपने ब्लैक बाइल को बॉडी से निकालना होता है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए जितनी भी बेसिकली ब्लैक बाइल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए फॉर्मुलेशंस यूज़ होती हैं वो सारी की सारी हॉट एंड वेट या फिर हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट की यूज़ होती हैं। और जब येलो बाइल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसके ट्रीटमेंट में जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं बेसिकली वो वेट एंड हॉट टेम्परामेंट की होती हैं या कोल्ड एंड वेट टेम्परामेंट की होती हैं, ठीक है। और जब भी बॉडी के अंदर फ्लैगम बढ़ता है तो इसके ट्रीटमेंट में जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी डाइट्स हैं, उन सब का टेम्परामेंट जो है वो ड्राई एंड कोल्ड होता है या ड्राई एंड हॉट होता है, ठीक है। ये जनरल प्रिंसिपल है ह्यूमर्स को देखते हुए ट्रीट करने का कि आपने जब ये डायग्नोस कर लिया ना कि ह्यूमर कौन सा बढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको अभी ब्लैक बाइल का डिफरेंस बताया कि ब्लैक बाइल की डोमिनेंसी के काफ़ी सिम्टम्स बताए हैं। आपने ये डायग्नोस कर लिया तो अब आपको पता है कि आपने हॉट एंड ड्राई या हॉट एंड वेट टेम्परामेंट की ही फॉर्मुलेशन यूज़ करवानी है। इसके अलावा किसी और टेम्परामेंट की आप फॉर्मुलेशन यूज़ करवाएंगे तो वो पेशेंट को अफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो सिम्टमेटिक उसको रिलीफ दे भी दे लेकिन वो उसको ट्रीट नहीं करेगी। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स का जिनमें ब्लैक बेल बढ़ा उनका हॉट एंड ड्राई या हॉट एंड वेट होता है, और जिनमें येलो बाइल बढ़ा हुआ हो उनमें वेट एंड हॉट या कोल्ड एंड वेट होता है, और जिनमें वेटनेस या फ्लेगम बढ़ा हुआ हो उनका ट्रीटमेंट ड्राई एंड कोल्ड या ड्राई एंड हॉट टेम्परामेंट होता है।
और इस पे मैंने जो आपको फॉर्मुलेशन लिखवाई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था फॉर्मुलेशन लिखवाते हुए भी, कि ये जो जंजबील वाली फॉर्मुलेशन है ये बेसिकली एक लैक्सेटिव फॉर्मुलेशन है और ये ब्लैक बाइल को बॉडी से निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको आप जितने भी ब्लैक बाइल डिसऑर्डर्स हैं ना सब में यूज़ करवा सकते हैं। लाइक माइग्रेन है, लाइक पाइल्स है। पाइल्स की भी ये फॉर्मुलेशन सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन जो पाइल्स की है ना वो यही है, जंजबील वाली जो मैंने आपको लिखवाई है। और पाइल्स भी बेसिकली, पाइल्स में भी यही होता है, ड्राइनेस बड़ी होती है बॉडी के अंदर, ब्लैक बाइल बड़ा होता है। तो इस तरह और बहुत सी हैं, तो इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सेशंस को, तो आपका मज़ीद ह्यूमर्स के साथ और इन चीज़ों के साथ इन टच रहेगा। और क्या आप पूछ रही हैं क्वेश्चन? डिफरेंस, हाँ जी। अच्छा, एक्जिमा का बेसिकली ये था कि एक्जिमा में ना पैचेस ऑफ स्किन, मतलब पैचेस बनते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में वैसे पैचेस नहीं बनते। दूसरी चीज़ ये कि एक्जिमा के जो वो होते हैं ना, कह लें निशान, या एक्जिमा वाली जो कंडीशन होती है उसमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, या उसमें ऊजिंग होती है मटेरियल, यानी उसके अंदर ना कोई फ्लूइड टाइप फील हो जाता है। लेकिन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में यही होता है कि उसमें बर्निंग होती है और दूसरा वहाँ पे मटेरियल ऊज नहीं होता, मतलब उसके अंदर ना मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, वो एक ड्राइनेस ही होती है। ये मेन डिफरेंस है। बाकी जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि दोनों ब्लैक बाइल के ही डिसऑर्डर्स हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? मीटिंग का टाइम हमें दे दिया गूगल मीट ने कि 15 मिनट में एंड कर देंगे, तो तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप वो करें, कोई और बात है तो वो करें। आपसे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कितने नए लोग आए हैं आज? सिद्रा जावेद, आप बैम्स से ही हैं? शमीम याकूब, और ये सानू खान या सनू खान, ये क्या नेम है आपका? और सलमा यूनस, सायरा कौसर, आप सब बैम्स के हैं? जी हामिद, अपनी हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन है? सर ये जो आपने एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स बताए हैं सर, ये किस तरह काम करते हैं मतलब? ये किसका काम करते हैं? हाँ बहुत वैसे लंबी चौड़ी बात है, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। बेसिकली चाइनीज़ मेडिसिन फ़िलासफ़ी में ना एक फ़िलासफ़ी है, ज़ैंगफू ऑर्गन थ्योरी उसे बोलते हैं। ठीक है, ज़ैंगफू ऑर्गन थ्योरी से मुराद है कि उनके ना मेजर 11 ऑर्गन्स हैं जिनको वो बॉडी का कह लें कि मेजर तस्लीम करते हैं कि यार ये 11 हमारी बॉडी के बड़े हैं। जिस तरह एक गांव में बड़े वो रईस होते हैं, चौधरी होते हैं, तो वैसे यानी कि ये बॉडी के 11 चौधरी हैं। तो उन 11 ने ही सारे बॉडी के फंक्शंस को डील करना होता है। अब बेसिकली जो स्किन रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं ना, वो लंग्स और किडनीज कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए जब लंग्स के चैनल में कोई उन चैनल्स के अंदर कोई ची फोर्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसको जब हम ठीक करते हैं तो स्किन एलर्जीज ठीक हो जाती हैं। और ये कोई मतलब वो मैजिकल बात नहीं है, वाकई में ऐसा होता है, मतलब क्लिनिकली ऐसा होता है, हमने देखा भी है। और इसी तरह किडनी के जो चैनल्स हैं, अब बेसिकली लंग्स का क्या फंक्शन है चाइनीज़ मेडिसिन फिलोसफी में, क्योंकि लंग्स का काम है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, स्किन फंक्शंस को मेंटेन रखना, स्किन के जो कह लें बैरियर फंक्शंस हैं बेसिकली उनको ठीक रखना। लंग्स जो है ना पावर हाउस है क्यू आई फोर्स का। तो जब भी क्यू आई फोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लंग्स की क्यू आई फोर्स में तो जितने भी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो तब होंगे। ठीक है, और स्किन के प्रॉब्लम हमेशा लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं, लंग्स की क्यू आई फोर्स के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। तो एक्यूपंक्चर में इसलिए हम लंग्स का चैनल स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि हमने फिलॉसफी में पढ़ा हुआ है कि स्किन के जो फंक्शंस हैं वो लंग्स कंट्रोल करता है, तो इसीलिए लंग्स के चैनल स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह जो किडनी है वो ये आपके वाटर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो ये कल मैं कितने डा हो जाता सिंधु मैसेज यार म्यूट करो यार, कौन है? हमजा मैं कि हेलो है इशफाक। करगिनो। चले, मैं म्यूट कर दिया। तो क्या बात कर रहे थे, ये अंदर डिस्टर्ब कर दिया। चले,
हाँ, किडनी की बात, तो किडनी का जब हम चाइनीज़ फिलॉसफी में देखते हैं तो किडनी का रोल होता है वाटर मेटाबॉलिज्म में, और इसके अलावा एक कह लें कि प्रॉपर बॉडी के अंदर हीट का लेवल मेंटेन रखने में किडनी का बहुत रोल है। इसके अलावा किडनी का और रोल होता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इसने बढ़ानी होती है, और लिम्फेटिक सिस्टम आपका लंग्स और किडनी के अंडर ही आता है। तो ये जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स है ये इन्हीं वजह से ही होते हैं, इसलिए हम लंग्स और किडनी का चैनल स्टिमुलेट करते हैं। इन शॉर्ट बताया, बाकी इसका बहुत डीप फिलॉसफी है, तो उसको इंशाल्लाह फिर कभी पूरे सेशन रख लेंगे इस पे। जी, और कोई क्वेश्चन? सुभान सही है, सुभान कलर कलर में लगा रहा क्या हमज़ा, मैं आपको म्यूट करता हूँ, फिर अनम्यूट कर लेते हैं। आप किधर बैठे हैं? आप क्लास लेने आए हैं यार, क्या कर रहे हैं? आप बैम्स से हैं या एफटीजे से हैं? बताते हैं एक्ने का ट्रीटमेंट भी। रेज हैंड किसने किया हुआ है? आशिफा, आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे हैंड रेज किया हुआ है? और अबीहा आपका, अनस आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे हैंड रेज किया हुआ है? एक्नी का बेसिकली, एक्नी की हर टाइप का डिफरेंट, एक्नी बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं, और बाज़ का वायरल इन्फेक्शन भी होता है, और बाज़ का फंगल में तो बहुत कम ही देखा, फंगल तो बहुत सीरियस होता है, तो मोस्टली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। बाबची की फॉर्मुलेशन थी कि बाबची का आपने पाउडर करना है, और उसको जो सिरका है प्योर, किसी भी फ्रूट का सिरका, मतलब वो विनेगर वाला नहीं जो केमिकल वाला होता है, वो सिरका नहीं, प्योर फ्रूट का सिरका, लाइक एप्पल सीडर विनेगर है, या हमदर्द का भी आता है, हमदर्द कंपनी का, या मोस्टली कोयटा का ज़्यादा चलता है, दितूस कंपनी है उसका। तो आप ये फ्रूट का सिरका, ठीक है, ये आपने याद रखना है, कोई दूसरा सिरका ना यूज़ करवा लीजिएगा। फ्रूट का सिरका, किसी भी फ्रूट का हो, चाहे वो अंगूर का हो, चाहे वो सेब का हो, मोस्टली सेब का यूज़ होता है। तो उस सिरके के साथ आपने वो पाउडर मिक्स करके वो पेस्ट बन जाएगा, तो उस पेस्ट को आप लगाते होते हैं जितनी भी एलर्जिक कंडीशन है। तो एक्नी का मैं आपको जो है वो बताता हूँ इन शॉर्ट। तो एक्नी का हर वैसे कॉज का डिफरेंट होगा, लेकिन एक्नी में जो मेजर आपने, यानी जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है ना, वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जिस मर्जी एक्नी को ट्रीट कर लें। सबसे पहली चीज़, आपने एक्नी में डाइजेशन को बिल्कुल ठीक रखना होता है, ठीक है। अगर उस पेशेंट की डाइजेशन ख़राब है, सबसे पहले उसकी डाइजेशन ठीक करें, ठीक है। अब डाइजेशन से मुराद सिर्फ स्टमक नहीं है, डाइजेशन में आपको पता है माउथ से लेकर रेक्टम एनस तक सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन माउथ करता है, कुछ फंक्शन आगे स्टमक करता है, और इस तरह पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके फूड डाइजेस्ट होता है, ब्लड का पार्ट बनता है। तो डाइजेशन में ये सारे ऑर्गन्स की आपने हेल्थ को मद्देनज़र रखना होता है कि क्या ऐसे पेशेंट का जिसको एक्नी है, स्टमक ठीक है, स्टमक ठीक है तो फिर लीवर का तो मसला नहीं है, लीवर ठीक है तो फिर इंटेस्टाइन्स में तो कोई इशू नहीं आ रहा, इंटेस्टाइन्स भी ठीक है तो फिर आगे शायद कोई सलाइवा प्रोडक्शन में कोई इशू आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपने रूल आउट करनी है। तो सबसे पहले तो डाइजेशन ठीक करने है। डाइजेशन में आप मोस्टली 80-90% ना डाइजेशन ठीक होते ही पेशेंट के वो एक्नी वगैरह ठीक हो जाते हैं। दूसरा, मोस्टली देखा गया कि फ़ीमेल्स में हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी, हार्मोनल आउट ऑफ बैलेंस जब हो जाते हैं तो तब भी बन जाते हैं, तो उस सूरत में हम हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं। अब हार्मोनल बैलेंस में जो फॉर्मुलेशंस यूज़ होती हैं वो हॉट एंड वेट, या वेट एंड नहीं,
वेट एंड हॉट की होती हैं, बस वेट एंड हॉट टेम्परामेंट की मोस्टली यही है, ठीक है। यानी जितनी भी मैंने देखा है ना हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हर्बल में है, उन सब का टेम्परामेंट यही बनता है, वेट एंड हॉट। उसमें मोस्ट कॉमनली मैं बताऊँ तो मुलट्ठी है, रेवंद चीनी है, रेवंद खताई है, ठीक है, और सुहागा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी एग्जैक्ट तो मैं आपको कोई फॉर्मुलेशन, कोई मुझे आप एग्जैक्ट एक्ने की टाइप बताएं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन भी बता दूंगा। जनरल मेथड यही है कि आप उसकी डाइजेशन को बेहतर करते हैं, डाइजेशन ठीक करते हैं तो एक्ने भी ठीक हो जाते हैं। और बाकी कोई भी एंटीबैक्टीरियल आप हर्ब यूज़ करवा सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताई है ना। हाँ, इसमें आप एक लिख लें, ये ये ऐसी फॉर्मुलेशन है कि आप तमाम एक्ने की टाइप में यूज़ करवा सकते हैं। ज़ीरा सफ़ेद जो है आपने लेना है 70 ग्राम, और सकमूनिया आपने लेना है 10 ग्राम। ये फॉर्मुलेशन आप जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उन सब में यूज़ करवा सकते हैं। एक्नी है या यूटीआई है या कोई भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उन सब में आप ये फॉर्मुलेशन यूज़ करवा सकते हैं। ज़ीरा सफ़ेद 70 ग्राम और सकमूनिया 10 ग्राम, इसका पाउडर करके आप 1000 mg जो है वो बीडी में या टीडीएस में दे देते हैं। आप बेसिकली सकमूनिया ना एक लग्जेटिव है, तो बाद औक़ात ये जिन लोगों को नहीं आइडिया होता फार्मूलेशन बनाने का या नुस्खा नवेसी का, तो वो इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि ये क्या, ये तो लूज़ मोशन लगे, लेकिन कभी भी नहीं होगा। ये फार्मूलेशन आप जिस मर्ज़ी को यूज़ करवा के देख लें, उसे लूज़ मोशन नहीं लगे, क्योंकि जो ज़ीरा है वो सकमूनिया की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। तो इसलिए ये बहुत सेफ़ फार्मूलेशन है। ये यूटीआई में भी बहुत अच्छी है, किडनी स्टोन्स में भी इवन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसके अलावा ये जो है बेसिकली एफ्रोडाइजिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है, और ये एक्नी वगैरह के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे ये डाइजेशन वगैरह के काफ़ी इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं, और ये एंटीबैक्टीरियल एक फार्मूलेशन है। और कोई सवाल टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से हट के है तो कर लें, वरना मीटिंग तो एंड होने वाली है बस। देखें, आपने अभी भी हैंड रेस किया हुआ है। आशिफा, अबीहा, अनस, वैसे ही मुझे लगता है वैसे शुगर मिला लगा रहे हैं आप। चलें, कोई और क्वेश्चन है तो करें आप। जी जी, पाउडर फॉर्म में, और देन आप कैप्सूल इसके फिल कर लें 1000 mg के। और ये कश्यफ इकबाल ने फॉर्मुलेशन बताई है जी, ज़ीरा सफ़ेद 3, किशनीस खुश्क, बादियान 3, ठीक है। टेम्परामेंट तो इनका भी यही बन रहा है, हॉट एंड वेट बन रहा है, तीनों का कंबाइन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आप ये फॉर्मुलेशन भी दे सकते हैं जो कश्यफ इकबाल बता रही हैं या बता रहे हैं। आप मुझे नहीं आइडिया आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ठीक है, ये फॉर्मुलेशन भी अच्छी है, आप ये भी दे सकते हैं। और किशनीज भी बेसिकली बहुत एक अच्छी हर्ब है, एक अच्छी चीज़ है ये स्टमक वगैरह के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। और बादियान सौंफ को बोलते हैं, तो सौंफ का आपको पता है कि माशाल्लाह हमारे पास बहुत एक कॉमन चीज़ है जो आम घरों में हम यूज़ करते हैं। सही सही, ठीक हो गया, आप बता रही हैं। नहीं नहीं, स्पून नहीं लेने आपने इसके, इसका बस आपने 1000 mg लेना, मतलब 1 ग्राम। तो स्पून का ये तो ये कोई 8वां हिस्सा बनेगा, 7वां 8वां हिस्सा बनेगा मतलब। तो 1 ग्राम आपने लेना, ठीक है, एक टाइम पे। और दिन में 2 टाइम आप ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं। और बाकी जनरल एक बात याद रखें कि जितनी भी हर्बल फॉर्मुलेशन आप देते हैं उसको हमेशा किसी कैरियर के साथ दें। कैरियर से मुराद कि आप उसको नीम गर्म पानी के साथ दें, या जो सिकंजबीन होती है उसके साथ दें। अब सिकंजबीन किसे बोलते हैं? सिकंजबीन बोलते हैं पानी
लीमू और शहद के मिक्सचर को, ठीक है। जो आम घरों में वो स्कंजबीन बनाई जाती है वो वाली नहीं। नीम गर्म पानी हो, उसमें हाफ लेमन जूस डालें और 1 चम्मच शहद डालें। ये आपके पास एक बेहतरीन कैरियर है। ऐसी चीज़ों के साथ आप फॉर्मुलेशन जब कोई मिला के देते हैं तो उसके बहुत अच्छे जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं और फौरी असर होता है उसका।